हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड का बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर का। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग कवर करेंगे अपने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। इसके पहले की जो भी वीडियो थी वो 7 और 10 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आने वाले थे आपके एग्जाम में, उसको मैं उस दोनों वीडियो में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में मैं सॉल्व करा दिया था। और ये जो नेक्स्ट वाली वीडियो आ रही है आप लोग जिसको देख रहे हैं, इसमें हम लोग केवल 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सेपरेट वीडियो बनाई गई है ओनली 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अगर वही पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड और ये 2 मार्क्स वाले अगर 3 वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, आपको कोई रोकने वाला है नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो 3 वीडियो देखने में आपका क्या ही जा रहा है, क्योंकि ये जो तीनों वीडियो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए गए हैं और ज्यादा चीजें उसमें नहीं है, कम समय भी है और ज्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। तो बस मैं यही आपसे कहूंगा कि वो तीनों वीडियो जरूर आप लोग देखें और एंड तक वॉच करें, कोई उसमें से मिस ना करें अगर अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं तो अगर आप सब चैनल पर पहली बार हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड का 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सीरीज का, वह है व्हाट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स के ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं हमको यही बता देना है। ठीक है, अब ये जो कोलाइडल ये सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, उन्हीं की हमको ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बतानी है। जैसे अगर आप लोग 10 और 7 मार्क्स वाली वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर किया था, तो उसमें ये सब ऑलरेडी जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे ना ये आ गए थे। अगर नहीं भी आप लोग देखे हैं तो अगर 2 मार्क्स देखने की आपको वो है मतलब जरूरत है तो आप 2 मार्क्स में ही देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड होते क्या हैं? दीज प्रॉपर्टीज हेल्प्स टू नोन अबाउट साइज शेप स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोलाइड। ऑप्टिकल का मतलब ही होता है अपने आंखों से रिलेटेड। अब आंखों से रिलेटेड का मतलब ये है कि कोलाइडल पार्टिकल्स की साइज शेप स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर वेट को ही तो हम अपनी आंखों से डिफाइन या डिटरमाइन कर पाएंगे, इसीलिए इसको ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में रखा गया है कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग कोलाइडल पार्टिकल्स की साइज शेप स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर वेट इन सारी चीजों का ये स्टडी करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। ठीक है, दीज आर फॉलोइंग। अब जैसे हम किसी भी कोलाइडल पार्टिकल्स के साइज शेप स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर वेट पढ़ते हैं तो ये अलग अलग तरीके अलग अलग मेथड की हेल्प से ही हम इसको जान पाते हैं। जैसा कि पहला होता है टिंडल इफेक्ट की हेल्प से हम लोग इसको फाइंड कर पाते हैं, और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी की हेल्प से हम लोग इसको फाइंड कर पाते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की हेल्प से फाइंड कर पाते हैं, और टर्बिडिटी की हेल्प से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मेथड से हम लोग ऑप्टिकल प्रॉपर्टी किसी भी कोलाइडल पार्टिकल्स की डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इतना आपका क्लियर हुआ। अगर आपका कोई भी डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन किया गया, आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। एंड डायरेक्टली अगर बहुत ज्यादा डाउट्स हो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्टली आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं हमें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने आप में रखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, अब देखो जब हर एक माइक्रोस्कोपी वहां पे फेल हो जाती है किसी भी कोलाइडल पार्टिकल्स का एक्चुअल पिक्चर लाने के लिए, तब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है ये हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स के एक्चुअल पिक्चर को दर्शाते हैं। ठीक है, हमारी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है ये हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स के एक्चुअल पिक्चर को ही दर्शाते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम आर पास्ड, इट इज यूज टू ऑब्जर्व द साइज शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम लोग लाइट की हाई इलेक्ट्रॉन बीम पास करवाते हैं और इसका यूज हम लोग करते हैं किसी भी कोलाइडल पार्टिकल के साइज शेप स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। बहुत आसान है, केवल आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हम जब यूज करते हैं तो इसमें हमें कोलाइडल पार्टिकल्स का एक्चुअल पिक्चर दिखता है, और इसकी जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम होती है उसका यूज करके हम लोग किसी भी कोलाइडल पार्टिकल के साइज शेप और स्ट्रक्चर को भी आसानी से ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, ये थे हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। एंड थर्ड की बात करें तो व्हाट इज पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या होता है? पेप्टाइजेशन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो पहले मैं ओवरऑल बता दूं कि पेप्टाइजेशन ये होते हैं कि अनस्टेबल कोलाइडल डिस्पर्जन को जब स्टेबल बनाना होता है तब हम पेप्टाइजेशन प्रोसेस या मेथड का यूज कर सकते हैं। तो और उसके बाद अनस्टेबल को जब हम लोग स्टेबल बनाना होता है ना, तो अनस्टेबल में क्या करते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट या इलेक्ट्रोलाइट का ऐड कर देते हैं, तब वही अनस्टेबल कोलाइडल पार्टिकल्स स्टेबल फॉर्म में बन जाता है पेप्टाइजिंग एजेंट या इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके।
अब पेप्टाइजेशन क्या हुआ कि कुछ इसी प्रोसेस को जो हम लोग अनस्टेबल से स्टेबल बना रहे हैं पेप्टाइजिंग एजेंट का यूज करके, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजेशन। अब यहाँ पे थियरी भी वही लिखी गई है, इट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कोलाइडल डिस्पर्जन। इसका यूज हम लोग करते हैं स्टेबल कोलाइडल डिस्पर्जन बनाने में। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल डिस्पर्जन बाय शेकिंग इट विथ डिस्पर्जन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट। इसमें क्या किया जाता है कि जो प्रेसिपिटेट होते हैं कोलाइडल डिस्पर्जन के, उसको हम लोग पहले शेक करते हैं डिस्पर्जन मीडियम के साथ, उसके बाद उसमें थोड़ा सा पेप्टाइजिंग एजेंट या इलेक्ट्रोलाइट का ऐड करके उसको स्टेबल से अनस्टेबल से स्टेबल क्लोराइड में अनस्टेबल से स्टेबल कोलाइडल डिस्पर्जन में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपका क्लियर हुआ होगा पेप्टाइजेशन क्या होता है। ठीक, अब यहाँ पे हमारा 3 क्वेश्चन क्लियर होगा क्योंकि टाइम बहुत कम है आप सभी के पास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हमें देखनी है। अब यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा ना, बहुत क्लियर वे में दिख रहा होगा। यहाँ पे अनस्टेबल कोलाइडल डिस्पर्जन एक तरफ है, जब उसमें पेप्टाइजिंग एजेंट या इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी ऐड किया गया तब जाके स्टेबल कोलाइडल डिस्पर्जन यहाँ पे हमारा बन के आ गया। ठीक है, इतनी आपकी जो भी डाउट्स थे यहाँ तक आई होप कि क्लियर हुए होंगे अच्छे तरीके से। अगर नहीं भी होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करें। अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो अपने प्यारे हाथों से एक प्यारा सा कमेंट तो जरूर करें वीडियो के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो डिफाइन द टर्म रियोलॉजी। ये जो टर्म आया फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में रियोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब रियोलॉजी अगर देखा जाए तो ये 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है हमारा। एक इसमें रियो होता है, दूसरा होता है लॉगस। अब रियो का मतलब क्या होता है और लॉगस का मतलब ये हम लोग जानते हैं। रियो का मतलब होता है फ्लो और लॉगस का मतलब होता है स्टडी या साइंस। ठीक है, जिस प्रोसेस में हम लोग रियोलॉजी में हम लोग यही पढ़ते हैं, किसी भी मटेरियल या पार्टिकल्स की फ्लो की जब स्टडी करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रियोलॉजी। ठीक है, इतना आपका क्लियर हुआ। इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। देखा जाए तो हमारा जो रियोलॉजी है ये भी एक साइंस की ही ब्रांच है, इन विच वी स्टडी अबाउट द फ्लो, जिसपे हम लोग फ्लो की स्टडी करते हैं। इसीलिए रियो प्लस लॉगस, रियो मतलब फ्लो, लॉगस मतलब स्टडी। तो मतलब क्या हुआ कि जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं फ्लो के बारे में, उनको हम लोग रियोलॉजी बोलते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई हैं। इट इज डिफाइंड एज साइंस ऑफ फ्लो एंड डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस। ये क्या है, किसी भी मटेरियल या पार्टिकल्स को जब हम लोग स्ट्रेस देते हैं, ठीक है, या तो उनमें जब डिफॉर्मेशन होता है उसको भी हम लोग रियोलॉजी ही बोलते हैं। मतलब इट इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फ्लो, इसको भी हम लोग देखा जाए तो साइंस ऑफ फ्लो के नाम से जानेंगे। और डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल अंडर इन्फ्लुएंस स्ट्रेस, जब किसी भी मटेरियल्स में हम लोग स्ट्रेस देते तब उसमें डिफॉर्मेशन आता है तो उस प्रोसेस को भी हम लोग रियोलॉजी ही बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें फ्लो कहीं ना कहीं से हो ही रहा है। ठीक है, अब आपका 4 क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, रियोलॉजी भी क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आ जाता है, डिफाइन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड विथ एग्जाम्पल। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ ही आप इसको बताना है। तो इसमें देखो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। अगर आप लोग लॉन्ग वाली वीडियो देखे होंगे तो ये आपके लिए बहुत छोटी लग रही होंगी। ठीक है, छोटी का मतलब ये है कि वो जो लॉन्ग वाली वीडियो थी ना उसमें ये सब तो हम बहुत अच्छे तरीके से समझा के एक पॉइंट कवर किए थे। बाकी कोई नहीं, अगर आप लोग देखे हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं भी देखे हैं तो मैं यहाँ पे तो क्लियर करूंगा ही 2 मार्क्स में। नॉन न्यूटोनियन फ्लो इज ए टाइप ऑफ फ्लो इन विच विस्कोसिटी चेंज व्हेन शियर स्ट्रेस इज अप्लाइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लो हमारा एक तरह का फ्लो होता है जिसमें जब हम लोग किसी भी मटेरियल या पार्टिकल्स पे शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी बदल जाती है। क्या होता है, जब हम लोग शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी में चेंजिंग होना तय है। ठीक है, उनको हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लो कहते हैं। और नॉन न्यूटोनियन फ्लो हमारा एक तरीके का फ्लो सिस्टम ही होता है जिस कंडीशन में किसी भी मटेरियल को हम लोग जब स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो विस्कोसिटी चेंज होने लगती है, उसको नॉन न्यूटोनियन फ्लो कहते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें, इट डज नॉट फॉलो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये जो है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं, क्लियर में बात की गई है। इन दिस, इसमें क्या होता है, विस्कोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। विस्कोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं होती है। विस्कोसिटी में इंक्रीज और डिक्रीज विथ अप्लाई फोर्स। विस्कोसिटी जो है ये घटती या बढ़ती है फोर्स को अप्लाई करने के बाद। ठीक है, जैसे हम लोग ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं या तो कम फोर्स लगा रहे हैं तभी ये विस्कोसिटी घटती बढ़ती है, अदरवाइज ये घटती बढ़ती नहीं है। डिफाइन एंड मेंशन द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोटा है लेकिन इसमें दम है कि डिफाइन एंड मेंशन द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है और उनकी यूनिट्स भी आपको बताने हैं। ठीक, बहुत क्लियर बात की गई है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है और उनकी यूनिट क्या होती है। अब यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ फ्लूइड डायनेमिक विस्कोसिटी टू इट्स डेंसिटी।
अब देखो क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी टू इट्स डेंसिटी, दोनों के रेशियो को ही हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। तो मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। कॉमन यूनिट इसकी क्या है, स्टोक और सेंटी स्टोक। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जो यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी का कॉमन यूनिट्स है वो स्टोक और सेंटी स्टोक से होते हैं। इतना आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। 6 क्वेश्चन हमारा क्लियर होगा और आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन इलास्टिक मॉड्यूलस। ठीक है, इलास्टिक मॉड्यूलस क्या होता है? इलास्टिक मॉड्यूलस जानने से पहले आप लोग रबर देखे होंगे ना, जैसे एक मिठाई जो आती है, मिठाई के डिब्बे के ऊपर हमारा रबर लगता है। उस रबर की हम यहाँ पे बात करें तो क्या है, कभी कभी हम लोग जब उसको खींचते हैं तो कुछ टाइम तक वह फैलता है, लेकिन कुछ समय बाद वह टूट जाता है। जिससे क्या आपको पता चल रहा है कि जब हम लोग लिमिटेड स्ट्रेस उस पर अप्लाई कर रहे हैं तब वह इलास्टिक हो रहा है, जब अनलिमिटेड स्ट्रेस लगा दिए तब क्या है, वह डिफॉर्म पूरे तरीके से हो गया। ठीक है, इलास्टिक मॉड्यूलस इज मेजर ऑफ मटेरियल स्टिफनेस। इसका यूज हम लोग करते हैं किसी भी मटेरियल के स्टिफनेस को मेजर करने के लिए। इट हेल्प अस हाउ मच ए मटेरियल रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, और इसके हेल्प से हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि डिफॉर्मेशन कहाँ तक रेजिस्ट है उस मटेरियल में। व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाई विद इन इलास्टिक लिमिट, लेकिन जब हम लोग स्ट्रेस उस पर इलास्टिक में लगा रहे हैं एक लिमिट में। इलास्टिक मॉड्यूलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे है कितना स्ट्रेस लगाने के बाद कहाँ तक उसमें चेंजिंग आ रही है, दोनों को रेशियो को ही हम लोग इलास्टिक मॉड्यूलस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं हम लोग। राइट द नेम ऑफ 2 रोटेशनल विस्कोमीटर। 2 रोटेशनल विस्कोमीटर का यहाँ पे नाम लिखना है। तो पहला है कप एंड बीओबी विस्कोमीटर, दूसरा है कोन एंड प्लेन विस्कोमीटर। ठीक है, सॉरी प्लेट विस्कोमीटर। कप एंड बीओबी विस्कोमीटर बैंक ऑफ बड़ौदा से याद कर लीजिएगा। ठीक है, बीओबी विस्कोमीटर और कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर, ये आपका क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत छोटा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 जो आता है वाटर मल्टीपल इमल्सन। मल्टीपल इमल्सन, इमल्सन तो सभी का क्लियर होगा। अब मल्टीपल इमल्सन, मल्टीपल इमल्सन क्या होता है? ए मल्टीपल इमल्सन इज एन इमल्सन इनसाइड अनदर इमल्सन। कहने का सेंस ये है कि मल्टीपल इमल्सन वो इमल्सन होते हैं जिसके अंदर कोई एक और इमल्सन की एंट्री हो जाती है, उनको हम लोग मल्टीपल इमल्सन बोलते हैं। बेसिकली इट इज 2 टाइप्स। ये लगभग 2 टाइप होते हैं, W/O/W, O/W/O। मतलब वाटर इन ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर इन ऑयल, ये होते हैं इनके 2 टाइप्स। अब वाटर इन ऑयल इन वाटर का डिफिनेशन क्या है? वाटर ड्रॉपलेट इनसाइड ऑयल प्रोडक्ट्स, वाटर के जो ड्रॉपलेट होंगे वो ऑयल के प्रोडक्ट्स में एंट्री करेंगे, फर्दर डिस्पर्ज इन वाटर, फिर उसके बाद ये वाटर में चले आएंगे। उसको हम लोग W/O/W बोलते हैं। और O/W/O वाला क्या? ऑयल ड्रॉपलेट इनसाइड वाटर ड्रॉपलेट, ऑयल के जो ड्रॉपलेट रहेंगे ये अब वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जाएंगे, फर्दर डिस्पर्ज इन ऑयल, उसके बाद फिर ये ऑयल में डिस्पर्ज हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक आपका डाउट क्लियर हुआ मल्टीपल इमल्सन किसे बोलते हैं। अब आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। अब लिस्ट वेरियस थियरीज ऑफ इमल्सन। अब यही क्वेश्चन अगर तुरंत यहाँ इसके सामने 7 मार्क्स लग गया तो इस तीनों का, मोनोमॉलिक्यूलर थ्योरी, मल्टीमॉलिक्यूलर थ्योरी, सॉलिड एब्जॉर्प्शन थ्योरी, तीनों को आपको डिटेल में लिखना है। और ये डिटेल में मैं कवर किया हूँ, ये पार्ट 2 वीडियो देखेंगे आप लोग, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, उसमें ये कवर किया गया है और उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो मैं एक बार आपसे कहता हूँ वो 2 वीडियो जो है उसको आप लोग एक बार जरूर चेक करिए ताकि आपका डाउट अच्छे तरीके से क्लियर हो सके और अच्छे मार्क्स आप लोग गेन कर सके। ठीक है, अगर कुछ 2 नंबर में इस तरह पूछता है इनलिस्ट वेरियस थ्योरीज ऑफ इमल्सन, तो बस यही 3 लिख के आएगा, मोनोमॉलिक्यूलर, मल्टीमॉलिक्यूलर, सॉलिड एब्जॉर्प्शन, तो 2 नंबर आप गेन कर पाएंगे। लेकिन 7 नंबर में पूछा तो तीनों को एक्सप्लेन करके तब जाके कहीं आप लोग 5-6 नंबर पाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर हुआ। डिफाइन द टर्म HLB। HLB क्या होता है? HLB टर्म को हमको डिटेल में लिखना है। अब HLB का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस इज वैल्यू दैट टेल हाउ मच सब्सटेंस लाइक वाटर एंड ऑयल। HLB स्केल हमको ये बताती है कि कोई प्रोडक्ट कितना वाटरी है और कितना ऑयली है, यही हमारा HLB स्केल बताता है। और इसका नाम ही है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, इसका नाम से ही पता चल जा रहा है ना, तो इसीलिए। अब यहाँ पे हाई HLB, अगर किसी प्रोडक्ट का हाई HLB है तो मोर वाटर सॉल्यूबल आएंगे, लो HLB है तो मोर ऑयल सॉल्यूबल आएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 12th का, राइट सम फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन। कुछ फैक्टर्स ऐसे बताइए जो इमल्सन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इमल्सीफायर है, ड्रॉपलेट की साइज है, विस्कोसिटी है, टेम्परेचर है और
फेज रिएक्शन है, ठीक है। ये सब हमारे इमल्सन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। उसके बाद डिफाइन माइक्रोमेटिक्स। माइक्रोमेटिक्स को हमको डिफाइन करना है। माइक्रोमेटिक्स डील्स विद द साइज, शेप, सरफेस एरिया एंड फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ स्मॉल पार्टिकल आर पाउडर। किसी भी पाउडर्स या छोटे पार्टिकल्स की साइज, शेप, सरफेस एरिया और ओवरऑल फ्लो प्रॉपर्टी को जिसमें स्टडी किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोमेटिक्स, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट इन फार्मेसी फॉर। अब ये फार्मेसी में ये जरूरी क्यों हुआ? क्योंकि टैबलेट मेकिंग में इसका यूज किया जाता है, कैप्सूल फिलिंग में इसका यूज किया जाता है और पाउडर फ्लो एंड मिक्सिंग में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इतना आपकी बात क्लियर। अब डिफाइन पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होती है उसको डिटेल में लिखना है। पोरोसिटी इज द परसेंटेज ऑफ वाइड स्पेस, मतलब एम्प्टी स्पेस इन द पाउडर और मटेरियल। किसी भी मटेरियल में या तो पाउडर में जो खाली जगह बचती है, जैसे मान लो ये पाउडर की साइज है, एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है, तीसरा पार्टिकल से यहाँ है, तो बीच में यहीं पे थोड़ा सा जगह बचेगी, इसी को हम लोग बोलते हैं पोरोसिटी, ठीक है। वाइड स्पेस मतलब एम्प्टी स्पेस। हाई पोरोसिटी मोर एम्प्टी स्पेस, अगर पोरोसिटी ज्यादा है तो खाली जगह ज्यादा दिखेगी, लो पोरोसिटी है तो लेस एम्प्टी स्पेस दिखेगा, ठीक है। इट अफेक्ट पाउडर फ्लो, और ये हमारे पाउडर के फ्लो को अफेक्ट करते हैं, कंप्रेशन को अफेक्ट करते हैं और एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड, लिक्विड के एब्जॉर्प्शन को भी ये अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हुए हमारे पोरोसिटी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है राइट द वेरियस मेथड्स फॉर मेजरमेंट फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर। ये अलग अलग मेथड्स होते हैं ना प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर को मेजर करने के लिए। तो ये है सबसे पहले एंगल ऑफ रिपोज, दूसरा है कार्स इंडेक्स, तीसरा है हॉफनर्स रेशियो, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग 3-4 हैं इसमें, उसको मैनेज करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 16 की बात करें तो राइट द इक्वेशन फॉर जीरो वाटर काइनेटिक्स। जीरो वाटर काइनेटिक्स के लिए इक्वेशन क्या होता है? ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, बस इतना याद करिए। ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। हियर ए नॉट इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, ये हो गए। के इक्वल टू रेट कांस्टेंट, टी इक्वल टू टाइम इन विच कंसंट्रेशन चेंज फ्रॉम ए नॉट टू ए तक, ठीक है। ये आप इसके टाइम हो गए। और ये अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें 17वें का। व्हाट डू यू मीन बाय फोटोलाइट डिग्रेडेशन? फोटोलाइट डिग्रेडेशन से हम लोग क्या समझते हैं? फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ ए ड्रग और केमिकल ड्यू टू लाइट। लाइट के प्रेजेंस में कोई भी ड्रग्स का जब ब्रेकडाउन होता है तो उसको हम लोग फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो सब मेडिसिन चेंज कलर और लूज दियर इफेक्ट व्हेन केप्ट इन सनलाइट। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जब वो सूर्य के प्रकाश में या तो किसी भी प्रकाश के अंडर में जब वो रखी जाती हैं तो वो अपने कलर या उनके जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं, तो कम होने लगते हैं ना, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन। इनको हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे? जो भी दवा है वो अगर लाइट के प्रेजेंस में वो गड़बड़ हो रही है तो हम लोग उसको डार्क कंटेनर में रखेंगे या तो डार्क रूम में रखेंगे या तो लाइट से हम लोग छुपा के उसको रखेंगे, तभी तो ये चीजें हम मैनेज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये हमारा 2 मार्क्स वाला जो भी क्वेश्चन था अभी एंड हुआ, एंड इसी में बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स अभी गेस्ट पेपर के साथ। तो वीडियो पे अगर आप पहली बार थे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और नोट्स डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया गया है, ओके। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गेस्ट पेपर के साथ।